बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियां नवीद हाज़िर है। नाज़रीन, इस वक्त अगर टीचर्स की बात करें तो हज़ारों लाखों टीचर्स जो है वो उनकी प्रमोशंस इल्तवा का शिकार है। आज इस पूरे मामले के ऊपर प्रोग्राम करेंगे। सबसे पहले प्राइमरी स्कूल टीचर की बात करें, और ये भी तकरीबन 10 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, इनकी प्रमोशन नहीं हो सकी। लाखों की तादाद है इनकी। इसी तरह एलिमेंट्री स्कूल टीचर, सेकेंडरी स्कूल टीचर की बात कर लें, ये भी वो साथी हैं जिनकी प्रमोशन ड्यू है लेकिन अभी तक जो है वो तख़ीर का शिकार है। क्या वजह है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और एक और बड़ा मामला है, ग्रेड 18 से 19 के जो सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट प्रिंसिपल्स हजरात हैं, इनका केस भी जो है वो इस वक्त इन प्रोग्रेस है और इसका प्रोसेस मुकम्मल नहीं हुआ, ये भी इल्तवा का शिकार है। तो इस वक्त मजमूई तौर पर टीचर्स की बात कर लें, ग्रेड 14 से 16 और उसके अलावा 18 से 19, ये वो तमाम साथीज़ा हैं जो फ्यूचर बनाते हैं लेकिन खुद जो है वो उनका फ्यूचर नहीं बन सका। अभी इल्तवा का शिकार है इनकी तरक्कियाँ। और उसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि इनके अलावा इनका जो है वो एक और टाइम स्केल प्रमोशन चैनल, ये भी इनको नहीं मिल सका। तो आज इस पूरे मामले के ऊपर बात कर लें कि क्यों इतना संजीदा नहीं है महकमा स्कूल एजुकेशन, क्या वजह है, बजट नहीं है, कौन सी ऐसी मजबूरियां हैं, कौन सी ऐसी वजूहात हैं, या फिर इनकी कारकर्दगी बेहतर नहीं है। इस पूरे मामले के ऊपर हम बात कर लेते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जी काशिफ शहजाद चौधरी साहब, सूबाई सदर पैक्ट एंड PTU पंजाब। वेलकम कहते हैं जी आपको। हमेशा आप हमारे प्रोग्राम में आते हैं और टीचर्स की बात करते हैं, उनके मसाइल के ऊपर बात करते हैं। वेलकम। राना लियाकत अली साहब, जनरल सेक्रेटरी पंजाब टीचर यूनियन, वेलकम कहते हैं राना साहब। और मेरे साथ मौजूद हैं जी सैयद मुदस्सिर हुसैन साहब, सदर पैक्ट ज़िला लाहौर। वेलकम सैयद साहब, आपको भी जो है वो इस पूरे प्रोग्राम में। और सबसे पहले तो मैं ये जो टीचर्स हैं, जो काशिफ साहब खुद जो है वो फ्यूचर बनाते हैं, अगर आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो अपने साथी की वजह से, और जितने भी लोग, कोई अगर ब्यूरोक्रेट बनता है, अगर कोई किसी आर्मी में जाता है या कोई भी बड़ी सीट हासिल करता है, तो इन साथी की मरहून मिन्नत है। लेकिन क्या वजह है कि इनका खुद फ्यूचर आज तक नहीं बन सका। और मुझे ये पता लगा कि अगर ग्रेड 14 से 16 की बात कर ले प्रमोशन, तो ये लाखों में तादाद बनती है, और 1990 के बाद इनकी प्रमोशन नहीं हो सकी। और एक मौजूदा केस जिसमें प्रिंसिपल्स हैं और सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, ग्रेड 18 से 19, ये भी केस इस वक्त जो है वो पेंडिंग हो चुका है, वापस भिजवा दिया गया है। कुछ इनके क्या मामला तो कोई परफॉर्मेंस रिपोर्ट मांगी गई है, तो इसके ऊपर सारा मुझे बता दें और इकट्ठे सवाल कर लेते हैं। जो ये प्रमोशन चैनल आपका टाइम स्केल वाला है, ये भी इसके ऊपर बता दें, सारे सवालों को जवाब दे दें। आज मियाँ साहब, आपका और लाहौर रंग का बहुत शुक्रिया। आप हमेशा साथी के मसाइल पे बात करते हैं। बात अगर शुरू की जाए ना, तो जब आप प्राइमरी स्कूल टीचर की बात करते हैं ना, तो 14 स्केल में हमारे प्राइमरी स्कूल टीचर्स हैं। तो ये बेसिकली एक हर ज़िले का सब्जेक्ट होता है। महकमा जो है वक्तन फ़क्तन हमारी दरख्वास्त पर लेटर निकालता रहता है ज़िली अथॉरिटीज़ को कि आप फौरी तौर पर इनकी प्रमोशंस करें, साल में 2 दफ़ा करें, साल में 3। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके अंदर जो रुकावट होती है ना, बुनियादी तौर पर जो ज़िली अफसरान है ना, उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती कि वो करें ना करें, बस एक लेटर निकल जाता है महकमे से, महकमा बाद में पूछता ही नहीं है कि हाँ जी क्यों नहीं की, क्या रुकावट है। तो इस वजह से जो हमारा प्राइमरी स्कूल टीचर है, मैं समझता हूँ कि दुनिया में प्राइमरी स्कूल टीचर को VVIP का दर्जा हासिल होता है, क्योंकि वो छोटे बच्चे जिनको आगाज़ होना है, उनका माइंड जो है उसने डेवलप करना होता है। तो जब आप उसको फाइनेंशियली फ्री नहीं करते और वो 10-10, 12-12 साल अपनी प्रमोशन से महरूम रहता है, तो प्राइमरी स्कूल टीचर ने बुनियादी तौर पर एलिमेंट्री स्कूल टीचर में प्रमोट होना होता है। तो जब बजट की आप बात कर रहे थे, तो बजट का कोई खास फर्क नहीं है, 1 स्केल अप जाना है, लेकिन थोड़ा सा एक स्टेटस आप कह लें उसका कि आप हो जाता है, अगले ग्रेड में चला जाता है। तो इसी तरह से एलिमेंट्री स्कूल टीचर जो है, जिन्होंने 6ठी, 7वीं, 8वीं को पढ़ाना होता है, वो उन्होंने जब प्रमोट होना होता है तो SST बनना होता है। अब इसमें जब आप बात करें तो थोड़ी बहुत प्रमोशन नीचे भी हो जाती है, थोड़ी बहुत ऊपर भी हो जाती है, 17 से ऊपर। लेकिन जो दरमियान में सेकेंडरी स्कूल टीचर्स हैं, इनके ऊपर जो है ना वो कोई महकमे की खसूसी शफकत है कि ये आज तक आप देखें कि सन 2000 तक जो लोग भर्ती हुए ना, उनकी प्रमोशन हुई है सिर्फ। आप देख लें कि आज 2026 है, 2000 से लेके 26 साल हो गए हैं। और अगर हम बात करें कि हमारे एक बहुत बड़ा बैच 2009 में आया जिसमें मैं भी शामिल था, तो हमें भी 15-15, 16-16 साल हो गए, सर्विस हो चुकी है। ठीक है, लेकिन हम 16 स्केल में ही काम कर रहे हैं सारे। तो वो हमसे पहले वाले भी जो हैं सन 2000 के बाद 26 साल हो गए, और SST की बतौर हेडमास्टर और बतौर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट प्रमोशन होनी है। और बदकिस्मती ये है हमारे महकमे की कि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की प्रमोशन जो होती थी, और उसकी वजह से हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल चलते थे। हायर सेकेंडरी स्कूल बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ बहुत बड़ी तादाद है तलबा की, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की,
और वो स्कूल इस वजह से तबाह हो गए कि हमारे जो हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं वहाँ पे जो ग्रेड 16 से ऊपर जाना है वहाँ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की प्रमोशन बिला वजह बंद पड़ी हुई है, कोई वजह नहीं है। नहीं जी, वो कुछ सब्जेक्ट सीटें भी खाली पड़ी हैं। सीटें आप समझे कि मेरा ख्याल है कि इस वक्त कम से कम भी नहीं तो प्रमोशन कोटे की सीटें 3000 से ज़्यादा पड़ी हुई हैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की, और 4000 से ज़्यादा जो सीटें खाली पड़ी हैं प्रमोशन कोटे यहाँ पे एक सवाल मैं कर लूँ, ज़रा रुकिएगा, मैं डॉक्टर्स की यहाँ पर डॉक्टर्स का रेफरेंस दूंगा कि उनकी सीटें जो है अबॉलिश की जा रही है, तो आपका तो कहीं ऐसा नहीं है? नहीं, ये हमारी हैं, अभी सीटें अबॉलिश नहीं हो रही, लेकिन सीटें खाली पड़ी हैं प्रमोशन कोटे में। दो तरह का कोटा होता है हमारा, एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट तो वो भी बदकिस्मती की बात है कि वो 2018 से भर्ती नहीं हो रही, लेकिन जो प्रमोशन कोटा पड़ा है जिसमें हमारा 67% कोटा है मियां साहब, 67% कोटा है कि एक सेकेंडरी स्कूल टीचर ने प्रमोट होकर हेडमास्टर बनना है, या उसके ऑल्टरनेटिव उसने सेकेंडरी स्कूल टीचर ने प्रमोट होकर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बनना है। अब इसकी वजह से प्रमोशन बतौर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और हेडमास्टर ना होने की वजह से हमारे जो हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की क्लासेस होती हैं, वो बंद होते जा रहे हैं। वहाँ तादाद जो है वो बिल्कुल नीचे डाउन होती जा रही है, क्योंकि अगर एक स्कूल के अंदर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की 18 सीटें हैं, 17 सीटें हैं, तो 17 में से शायद 2 या 3 आपको सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट मिलेंगे, बाकी अब प्रमोशन का इल्तवा का शिकार होने की वजह से वो बैठे हैं। और इसी तरह से अगर आप आगे चले जाए, आप इसमें देखें कि आजकल दौर कंप्यूटर साइंस का है, तो कंप्यूटर साइंस का जो कैडर है उसकी भी प्रमोशन नहीं होती। कंप्यूटर साइंस के कितने टीचर हैं जो इस वक्त उनकी जो पोस्टें हैं और वो इल्तवा का शिकार है इस वक्त मैं आपको, और ये टेक्निकल, ये तो टेक्निकल सीट है ना, टेक्निकल सीट है, इनकी प्रमोशन होनी चाहिए बतौर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। आप देखें, अगर तलबा को देखें तो 6ठी 7वीं 8वीं में कंप्यूटर साइंस कंपलसरी सब्जेक्ट है, और 9वीं 10वीं में 80% बच्चे अब कंप्यूटर पढ़ते हैं, 11वीं 12वीं में 80% बच्चे कंप्यूटर पढ़ते हैं, लेकिन जब प्रमोशन की बात आती है तो तब महकमा चुप साध जाता है, प्रमोशन नहीं देनी। अच्छा, बजट का भी रौला नहीं है, बजट का भी मसला नहीं है, जो सीटें भी पड़ी हैं ना, जो सीटें मियां साहब मौजूद होती हैं उसके लिए सालाना बजट में ऐलान हो जाता है बजट का, इसलिए वो बजट का रौला ही नहीं होता इन बातों के लिए। अच्छा, यहाँ पर मेरे नाज़रीन को एक और भी बात बता दें कि ज़िले के अंदर या तहसील के अंदर वहाँ पे कौन सा फीसर है, आपने भी बताया कि वहाँ पर उनको कहा जाता है, कौन ऐसा फीसर है यहाँ वो इस पूरे मामले को वहाँ पे देख रहा होता है? इसके अंदर आप देखें, जो हमारा प्राइमरी से एलिमेंट्री स्कूल टीचर प्रमोशन होनी होती है ना वो, और इसी तरह से जो एलिमेंट्री से सेकेंडरी स्कूल टीचर की प्रमोशन होती है, तो उसकी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी जो होती है ना वो जिम्मेदार होती है। जो हमारा जिले का सीईओ होता है ना डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी का, वो और उसके साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के मेंबर होते हैं, वो इसके जिम्मेदार होते हैं कि उन्होंने प्रमोशन करनी होती है 14 से 15 और 15 से 16 और 16 से 17 रात आपके कैडर से ही नहीं होते, वैसे हमारे कैडर से ही हैं। अच्छा, 16 से 17 जो है, 16 से 17 जो है वो करनी होती है महकमा स्कूल एजुकेशन ने, यानी एसएसटी से जो हेडमास्टर बनने हैं और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बनने हैं। सबसे ज्यादा इल्तवा का शिकार ये है जो सन 2000 से अब 26 साल हो गए, जिन लोग भर्ती हुए वो रिटायरमेंट किसी की कल हो जाएगी, किसी की साल बाद हो जाएगी, लेकिन वो बेचारे प्रमोशन से महरूम रहते हैं, और सबसे ज्यादा पढ़ाते भी वही हैं 9th 10th। ठीक है, साथ ही रहिएगा, राना लियाकत अली साहब को भी साथ ऐड करते हैं। राना लियाकत अली साहब, ये बताएं आप कि आपसे ज़रा मुख्तलिफ सवाल है, क्योंकि प्रमोशन के ऊपर मैंने सारे सवाल इनसे पूछ लें, मजीद इन्हीं से पूछूंगा। आपसे मेरा ये सवाल है कि अगर किसी टीचर, खा वो SST है, EST है, PST है, खा वो सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है, प्रिंसिपल है, कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि एक शख्स एक ही स्केल में अगर 25 साल या 18 साल 10 साल नौकरी करता है, उसको प्रमोशन नहीं मिलती, तो आप समझते हैं कि उसकी कारकर्दगी के ऊपर जो है वो फ़र्क पड़ता है, वो उस तरह अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे सकता जिस तरह एक अगर किसी मुलाजिम को उसके जो है वो उसकी तनख्वाह अच्छी कर दें, उसको जो है वो उसको प्रमोशन दे दें या उसको सहूलियात दे दें, तो आप क्या इसको किस तरह इसके ऊपर आप तज़किया देंगे? सर, ये एक फितरी अमल है कि हर इंसान की कोशिश होती है कि वो तरक्की करे। अब उस तरक्की करने में एक तो उसका खुद अपनी ज़ात होती है, दूसरा वो जिसके मतहत काम कर रहा होता है ये उसका फ़र्ज़ होता है। अभी जिस तरह काशिफ साहब फरमा रहे थे, बात कर रहे थे, तो हमारे यहाँ जो प्राइमरी, एलिमेंट्री और सेकेंडरी है, यहाँ पर तकरीबन हमारा 50% कोटा है। पहले तो गवर्नमेंट यहाँ पर हमारे साथ ज्यादती करती है। कितने % कोटा है? 50% कोटा है हमारा। ठीक है, कि जितनी पोस्टें हमारी सैंक्शन होंगी उसमें 50% जो है वो हमारे टीचरों को प्रमोट किया जाएगा। अब जब 16 से 17, 18, 19 की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर 67% कोटा है, यानी कि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन है कि जो बुनियाद रखने वाले असातिज़ा हैं प्राइमरी और एलिमेंट्री को और सेकेंडरी को पढ़ाने वाले हैं, उनको गवर्नमेंट जो है वो 50% कोटा दे रही है, जबकि जो ऊपर वाले लोग हैं उनको वो 67% कोटा दे रहे हैं। अब सूरत हाल ये पैदा होती है
कि देखें अगर आप हमें रेगुलर प्रमोशन नहीं दे सकते तो फिर हमें टाइम स्केल दे दें। टाइम स्केल आपका इस पर सिंध में भी है, इसका थोड़ा सा मेरे बलूचिस्तान में नाज़रीन को डिफरेंस बता दें, टाइम स्केल प्रमोशन और रेगुलर प्रमोशन में फ़र्क क्या है? टाइम स्केल प्रमोशन में ये होता है कि एक अरसा मुतय्यन कर दिया जाता है कि अगर किसी मुलाजम की 10 साल तक प्रमोशन नहीं होती तो वो अगले ग्रेड में ऑटोमेटिकली प्रमोट हो जाएगा। तो फिर भी नहीं हो रही, और फिर भी नहीं हो रही। अच्छा, दूसरा बात जो रेगुलर प्रमोशन है उस ये टाइम स्केल प्रमोशन तमाम कैडर के ऊपर, जिसमें आपके पीएसटी, ईएसटी या एसएसटी या प्रिंसिपल तमाम के ऊपर लागू है या नहीं? नहीं, लागू नहीं। हम चाहते हैं कि ये लागू हो जाए। हम चाहते हैं कि आपका मुतालबा है? हाँ जी, हमारा मुतालबा है। नहीं, ये कानून है कोई? जी बिल्कुल है, कानून है। क्यों नहीं? आप क्लास 4 को जब 10 साल के बाद अगले ग्रेड में आप ले जाते हैं या 6 साल के बाद अगले ग्रेड में ले जाते हैं तो फिर उस्ताद क्यों नहीं जा सकता? देखे ना, क्लास 4 ग्रेड 1 में भर्ती होता है और ग्रेड 4 तक उसको टाइम स्केल मिलता है, तो फिर उस्ताद को क्यों नहीं आप ग्रेड 14 में भर्ती करके ग्रेड 16, 17, 18 में रिटायर कर सकते? लेकिन आप गवर्नमेंट क्या करती है कि हमें ग्रेड 14 में भर्ती करती है, 20-22 साल वो उसी ग्रेड में पढ़ाता है, उसके बाद उसकी प्रमोशन होती है ग्रेड 15 में, 1 स्टेप सिर्फ, और उसके बाद वो 5-6 साल के बाद रिटायर हो जाता है। यानी कि सारी जिंदगी देने के बाद वो सिर्फ एक स्टेप आगे गया है। अब इसके साथ साथ ये है कि मियाँ साहब, हमारा रिकॉर्ड जो है वो तो मेंटेन करना है डिपार्टमेंट में, क्योंकि हम उसके मुलाजम हैं। हमारी एसीआर जो लिखनी है वो हेडमास्टर ने लिखनी है और उसके ऊपर काउंटर साइन करने ने डीओ साहब ने। तो ये हमें कहते हैं कि जनाब अपना रिकॉर्ड आप हमें प्रोवाइड करें। क्या ब्यूरोक्रेसी में कोई सीएसपी ऑफिसर, डीएमपी ऑफिसर? वो ये कह रहे हैं कि जो रिकॉर्ड है साथीजा का, जिनकी प्रमोशन ड्यू है, उसका रिकॉर्ड आप लोगों ने फराहम करना है। हाँ, वो हमसे मांग रहे हैं। तो वो फाइलें किधर हैं? वो रिकॉर्ड सारा रखा नहीं गया था। हमारा सवाल भी तो यही है ना कि ये डीओ ऑफिस, सीओ ऑफिस, इसका मतलब वहां पे किसी किस्म का कोई स्टोर नहीं है साहब। ये वहां पर किसी किस्म का कोई फाइलें नहीं है। 516 लोगों की जो बात कर रहे हैं, पिछले 8 माह से इनकी फाइलें डीपीआई ऑफिस में जमा हुई थी। अब जब इनकी प्रमोशन की बारी आई तो 31 मार्च का जो दिन था वो जब गुजर गया तो इन्होंने कहा जी आप 2025 की एसीआर आप ला के दें। अब इसका मतलब को बोर्ड था, बोर्ड 2 शायद गालबन जी, उसमें ये केस रखा जाना ये बोर्ड होना चाहिए था दिसंबर में, लेकिन दिसंबर में होते होते ये आ गया मार्च में। जब मार्च में आया तो फिर बड़े बाबुओं की मर्जी है कि वो उसको अप्रूव करें या उसके ऊपर एतराज लगा के फाइलें वापस कर दें। अब ये 516 लोगों की फाइलें वापस आ गई हैं। अब ये क्या करेंगे? अपने सिनॉप्सिस दोबारा बनाएंगे, अपनी पता नहीं 6 माह लगते हैं, अपनी परफॉर्मेंस एवेल्युएशन रिपोर्ट जो है वो दोबारा तैयार करेंगे, और इसमें जिन ऑफिसर ने साइन करने हैं उनमें बहुत सारे लोग जो है, अच्छा उसमें बहुत सारे लोग जो है वो रिटायर एक्सपायर हो जाएगा। इसमें वो रिटायर हो गया। दूसरी बात कि जब हमारी प्रमोशन 17 से 18 में होती है, 18 से 19 और 19 से 20 में होती है, तो फिर ये एंटी करप्शन से भी रिपोर्ट मांगते हैं कि क्या जिनको हम प्रमोट करने जा रहे हैं इनके खिलाफ कोई। मेरा सवाल ये कि ये सारा कुछ पहले क्यों नहीं किया गया? मियां साहब, मैं कहता हूं ये बार बार किया जाता है। एंटी करप्शन की रिपोर्ट जो होती है वो 3 महीने के लिए वैलिड होती है, और ये पहले 2 मरतबा आ चुकी है, पहले 2 मरतबा आ चुकी है, और दोनों मरतबा ये है पहले 2 एक्सपायर हो चुकी है। ठीक है, लेकिन अब 516 केस जो है वो वापस आ गए हैं। अब इसके ऊपर तकरीबन फिर 2-3 माह लग जाएंगे, फिर एंटी करप्शन को जाएगा, फिर उसके बाद जो है ना 1.5-2 माह के बाद वहां से रिपोर्ट वापस आएगी, फिर बोर्ड आगे पीछे होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे नहीं नजर आ रहा कि ये लोग जो है, ये तो हीले बहाने लगते हैं कि केस किया ना जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, अगर हमारा टाइम स्केल हो तो फिर 10 साल के बाद हमें तो इस तरह बोर्ड करवाने की जरूरत ही नहीं है, हमारे कोई डीपीसी करवाने की जरूरत नहीं है। जब किसी मुलाजम का 10 साल का अरसा पूरा हो जाए वो अगले ग्रेड में चला जाए, उसके बाद 8 साल के बाद फिर वो अगले ग्रेड में चला जाए, उसके बाद फिर 8 साल के बाद अगले ग्रेड में चला जाए। यानी कि अगर वो 30 साल सर्विस करता है तो अपनी पूरी सर्विस में वो 3 मरतबा अगले स्केलों में जाकर बाइज्जत तरीके से वो रिटायर हो सकेगा। और इसके लिए टाइम स्केल फार्मूला जो है वो गवर्नमेंट को राइज करना चाहिए, ताकि इन झंझटों आपने इस पूरे मामले के ऊपर स्कूल एजुकेशन के सेक्रेटरी को या फिर मिनिस्टर को आपने कभी लिखा है कि ये मुतालबात है, इसके ऊपर हमारे साथ बैठे बतौर स्टेक होल्डर और लोगों का मसला हल करें? मियां साहब, इसके ऊपर आप भी बेशुमार प्रोग्राम कर चुके हैं, हम भी वज़ीर तालीम को, सेक्रेटरी तालीम को हर मरतबा ये चीज़ें लिख कर। जी, एक ब्रेक ले लें जी, ब्रेक का टाइम हुआ नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन हम आज बात कर रहे हैं पंजाब के टीचर्स असातिज़ा के साथ जो इस वक्त एक मामला ज़ेर बहस है, और उसके साथ साथ ये बता दूं कि जो उनकी तरक्कियों के केसेस इल्तवा का शिकार हैं और कई सालों से जो है वो तरक्कियाँ उनकी नहीं हो सकी। अगर केस भेजा भी जाता है तो फिर वापस भेज दिया जाता है, और कई दफ़ा क्लियरेंस करने के बाद परफॉर्मेंस रिपोर्टें बनाने के बाद फिर भी केस वापस आ जाता है। मेरे साथ मौजूद है सैयद मुदस्सर हुसैन साहब, सदर पैक्ट ज़िला लाहौर। मुदस्सर साहब, आपसे सवाल ये है कि वैसे तो पेट्रोलियम मसनूआत की अगर बात करें तो इसमें इजाफे के बाद हर शुबा मुतासर हुआ है, कोई ऐसा शुबा नहीं है जो ना मुतासर हुआ है। लेकिन साजा के लिए ये कितना जो है वो महंगा काम हुआ है कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद कितना फ़र्क पड़ा है। ना सिर्फ जो है वो इसमें कन्वीनियंस बल्कि हर चीज़ में इजाफा हो गया, महंगाई हो चुकी है। जी मियाँ साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। पहले ही मुलाजमीन जो है वो माशी एहतसाल का जो है वो शिकार हैं, और आप देख रहे हैं कि पेट्रोलियम मसूनियात जो है वो गाहे बगाहे उसमें इजाफा हो रहा है, ना कि उसमें कमी आ रही। अब असातिज़ा कराम के लिए, ना सिर्फ असातिज़ा कराम के लिए बल्कि दीगर मुलाजमीन के लिए भी एक बहुत बड़ा मसला जो है वो दरपेश है कि सुबह जब उन्होंने अपनी ड्यूटी पे जाना होता है तो उनके लिए सबसे बड़ा मसला होता है कि हमारे पास जो कन्वेंस है, क्या आया जो है हम इसको अफोर्ड कर पाएंगे, आया इसमें जो है पेट्रोल जो है हमारे पास वाफिर मकदार में है। इसके अलावा हमारी दीगर भी जो है असाइनमेंट्स जो हैं वो लगा दी जाती हैं जिसमें कन्वेंस की जो है वो बहुत ज़रूरत होती है। दूर दराज इलाकों में जाके जो है वो ड्यूटियाँ परफॉर्म करनी होती हैं। इसके लिए जो है ये बहुत जो है असातिज़ा कराम के लिए और मुलाजमीन के लिए जो बहुत ज़्यादा मसला जो है वो दरपेश है, तो लिहाजा हुकूमत जो है इस तरफ जो है फौरी जो है वैसे आपसे एक सवाल है कि मैंने खुद देखा है कि अभी भी पेरीफ्री के अंदर, दही इलाकों के अंदर या लाहौर के अलावा जो शहर हैं, गाँव देहातों की अगर बात करें तो मैंने देखा है कि साजा हजरात अभी भी साइकिल इस्तेमाल करते हैं। वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते मोटरसाइकिल, साइकिल पर जो है वो स्कूल जाते हैं। और जो गांव के अंदर रहते हैं, एक गांव से दूसरे गांव में यहाँ अगर कोई 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर का फासला साइकिलों के ऊपर करते हैं। मियाँ साहब, वो जो बात अभी मुदस्सर साहब भी कर रहे थे, आपने साइकिल की बात की, तो साइकिल कौन सी सस्ती है? जब से पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं उसकी कीमतों में भी इजाफा हो गया है। अब मैं हैरान हूँ कि कल बच्चे की साइकिल को पंचर लगवाना था, ठीक है 100 रुपये दे दें जी, जो कि कभी 10 या 20 रुपये का लग जाता था। तो पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं इनके जो इजाफा हुआ है, तकरीबन रोज़मर्रा अशिया की ज़रूरियात की जो चीज़ें हैं उसमें भी 25% इजाफा हो चुका है। हम तो पहले मुआशी इस्तेसाल का शिकार हैं कि 3 साल से हमारी लीव इन कैशमेंट गवर्नमेंट नहीं दे रही हमें, फिर उसके बाद पेंशन और ग्रेजुएटी पे कट लगा दिया। निगरान दौर था तो उस वक्त एक कमेटी बना दी, वो कमेटी ने कोई फैसला नहीं किया। उसके बाद जब इस्लामाबाद में एहतजाज किया हमने तो वहां राना सनाउल्लाह साहब की सरबराही में कमेटी बना दी। ये क्या मामला, ये भी अभी तक नहीं हल हुआ? नहीं, मैं बता रहा हूं ना कि जब हमने अक्टूबर 23 में यहां पर एहतजाज किया तो हमारे तकरीबन 167 लोग थे वो जेलों में बंद हो गए। तो वहां पर रहमान बाजवा साहब ने मरियम नवाज शरीफ साहबा से मीटिंग की, और मीटिंग के बाद उन्होंने वादा किया कि जब हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम आपको जो है ना ये तमाम मराद जो निगरान दौर छीन रहा है ये वापस कर देंगे। लेकिन उसके बाद निगरान दौर में ही बाजवा साहब के साथ गवर्नमेंट ने कमेटी बना दी, उस कमेटी की एक मीटिंग हुई, उसके बाद वो कमेटी ठप हो गई। उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब 8 फरवरी को इलेक्शन था 24 को, तो फिर बाजवा साहब की सरबराही में हम मरियम नवाज साहबा से मिले कि जी हमारे ये मुतालबात, उन्होंने वादा किया कि इलेक्शन के बाद दुआ करें कि हमें इक़्तिदार मिले तो हमके ये मुतालबात आप। तो अभी तो भी एक बड़ा धरना दिया, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ ना। अभी भी इससे पहले हमने पंजाब में तकरीबन 15 प्रोटेस्ट सेक्रेटेरिएट के सामने किए, और सेक्रेटेरिएट की जो एसोसिएशन है उसने अंदर किए, हमने बाहर किए। उसके बाद पंजाब असम्बली के सामने बहुत बड़े 2 प्रोटेस्ट किए, फिर सेक्रेटेरिएट के सामने, फिर पंजाब में प्रोटेस्ट किए। लेकिन जब हमने ये देखा कि ये मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो प्रोटेस्ट का असर नहीं ले रही, तो फिर हमने पॉलिटिकल लोगों से बातचीत शुरू की, जिसमें मंशाला भट्ट साहब हैं, उनसे पहले शोएब सदीकी साहब हैं जिनकी वसातत से हमारा जो बेवा विडो का जो इन्होंने पेंशन का 10 साल का अरसा मुकर्रर किया था वो बहाल हो गया था, हयात उसको मिलेगी। उसके बाद मंशाला भट्ट साहब, ये तो बड़ी बात है कि ताहयात बहाल हो गया। ये भी हमने बेनिफिट, यही पंजाब असम्बली के सामने जब हमने आजकल तो पंजाब हुकूमत वैसे ही पेंशनरी बेनिफिट खत्म कर रही है। ये बड़ा जुल्म था कि एक खातून जो है एक सरकारी मुलाजम के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारती है और उसकी डेथ के बाद आप उसको कहें जी आप सिर्फ 10 साल के लिए आपको पेंशन देंगे, उसके बाद चाहे आप खुदकुशी करें चाहे जो मर्जी करें। लेकिन जब पंजाब असम्बली के सामने हमने 25 जून को एहतजाज किया तो उसके बाद अगस्त में ये नोटिफिकेशन विड्रा कर लिया गया। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब हम मलक अहमद खान साहब
मंशौला भट्ट साहब और शुएब सदीकी साहब के साथ राब्ते में थे और मामलात को आसान तरीके से लेके चल रहे थे, तो इसी दौरान हमारे कुछ साथियों ने कहा कि जी हमने एहतजाज करना है। तो हमने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जो चल रहा है सिलसिला वो कहीं ख़त्म ना हो जाए। बहरहाल उन्होंने एहतजाज किया, अच्छा किया, लेकिन बदकिस्मती ये है कि उसमें भी ये नारा वो क्रेडिट लेते हैं कि जी आला सती कमेटी तो कम से कम बनी है। मियाँ साहब उनका नारा तो देखे ना, कि उनका नारा ये था कि मैं उस वक्त तक यहाँ से नहीं उठूंगा जब तक लीव इनकैशमेंट, पेंशन, ग्रेजुएटी और डीआरए, उठना तो पड़ता है। देखिए डीआरए वापस नहीं होगा, लेकिन वो नोटिफिकेशन तो ना हुआ, कमेटी का वही नोटिफिकेशन हुआ जो निगरान दौर में भी हुआ था और इस्लामाबाद में भी हुआ था। इस तरह की कमेटियां तो पहले भी बन चुकी हैं। महकमा आपके साथ कमेटी 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 खेल रहा है। जी बिल्कुल, ये तीसरी कमेटी है और अब भी इसमें जो नेगोशिएशन हुई है और उसमें जो हमने प्रपोजल दी है उनको हमने पूरे फैक्ट्स एंड फिगर के साथ बताया है कि अगर हमारी लीव इनकेशमेंट आप बहाल करते हैं तो आपको 12 से 14 अरब रुपया देना पड़ेगा सालाना, और उसमें बकाया जात भी हैं हमारे। उसके बाद अगर पेंशन और ग्रेजुएटी आप बहाल करते हैं हमारी, तो उसके लिए 20 से 25 अरब रुपया गवर्नमेंट को ये बोझ उठाना पड़ेगा और ये मुलाजमीन का हक है। और अगर डिस्पैरिटी अलाउंस आप हमें रनिंग बेसिक के ऊपर देते हैं तो 54 अरब रुपया बनता है उसका, और अगर इसी तरह आप हमें लीव डीआरए जो है वो इनिशियल बेसिक पे देते हैं तो वो 30 से 32 अरब रुपया बनेगा। अब इस कमेटी को बने हुए भी 1.5 माह से ज़्यादा कर हो चुका है और अभी तक उसकी सिफारिशात मंजर आम पर नहीं आई। और अब अच्छा, मैं ये भी बता देना कि ये सारी वजूहात क्या हैं। देखिए आपने भी एहतजाज किया, उन्होंने भी किया, कमेटियाँ 3 बन गई, अभी तक मसले हल नहीं हो रहे। मसला यही है कि आपने देखा कि हमसे पहले डॉक्टर्स ने 26 दिन या 24 दिन ठीक है, और उस नहीं, लेकिन आपके और उनके एहतजाज में फ़र्क है थोड़ा सा। आपका एहतजाज जो है वो एक पूरा, उन्होंने थोड़ा सा जो है वो कानून हाथ में लेने की कोशिश की, सीएम सेक्रेटेरिएट के दरवाज़ों के ऊपर चढ़ गए और उन्होंने जो खुद काम ख़राब किया। लेकिन आपका एहतजाज सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने बैठकर एक धरना होता है। मियां साहब, जब तक आप किसी को ललकारेंगे नहीं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। सेक्रेटेरिएट के सामने एहतजाज का रिजल्ट क्या है कि एक साइड पे वो रोड कॉर्डन कर देते हैं और दूसरी तरफ से ट्रैफिक चल रही होती है, वो कहते हैं आप नहीं, आप लोगों को तो नहीं आपने परेशान करना है, वो तो बेचारे ट्रैफिक को तो चलने देना। मियां साहब, जब हम खुद परेशान हैं कि जिसको तो आपने दूसरे को भी करना है। जी, जब होगा तो तब बात सुनी जाएगी, अदरवाइज कैसे है? उन्होंने बात नहीं सुननी, वो आम लोग हैं आप जैसे मेरे जैसे। मियां साहब, उनको करेंगे परेशान, ब्यूरोक्रेसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। रोड पे चलने वाला आदमी जब परेशान होता है तो वो भी हमारी आवाज बनता है, वो कहता है गवर्नमेंट इनके मुतालबात हल करे ताकि ये रोड खुले। अच्छा, हम आवाज बनता है या आपके मुखालिफ होता है? ये दोनों तरह की बात होती है। ठीक है, ये दोनों तरह की बात होती है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर उसने इस मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाना है तो वो तमाम मुलाजमीन जिनकी तादाद पंजाब में 9 लाख से ज़्यादा है, इनके मसाइल हल करे। अगर इनका डिस्पैरिटी अलाउंस बनता है तो वो बहाल करे। अगर इनकी पेंशन और ग्रेजुएटी जो इनका राइट है, डिस्पैरिटी अलाउंस तो ओवरऑल सब मुलाजमीन का मसला है और पंजाब में वो नहीं दिया जा रहा। नहीं, सुन ले, सिर्फ 3 लाख मुलाजम ऐसे हैं कि जिनको गवर्नमेंट डबल तनख्वाह दे रही है, ठीक है, और 6 लाख मुलाजम ऐसे हैं कि जो ये कह रहे हैं हम कि जी हमें उनके बराबर आप ले जाएं, लेकिन चूंकि वो आला दफातर में बैठे हैं। नहीं हो सकता वो ज्यादा अच्छा काम करते हैं। मियां साहब, आपके सामने ही है ना कि जब पंजाब असेंबली का इजलास होता है तो वो 3-3 मरतबा 2 घंटियां खड़काई जाती हैं बस, तो उसके बाद क्या होता है? पोस्टपोन हो जाता है, ठीक है, लेकिन उनकी मुराद पूरी है। जी काशिफ चौधरी साहब, क्या वजह है ये जो डिस्पैरिटी अलाउंस वाला मामला ये नहीं हल हो रहा? दूसरा मैंने एक और देखा है कि पिछले द्वार की अगर बात कर लें तो आप फरवरी मार्च में अगले आने वाले फाइनेंशियल ईयर के हवाले से अपनी तनख्वाहों का मुतालबा कर देते थे। उसमें एपका भी थी, टीचर्स भी थे, और आपका एक बड़ा मैं जमे गफ़ीर और एक बड़ा एहतजाज हुआ करता था सिविल सेक्रेटेरिएट से पंजाब असेंबली तक। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि वो एहतजाज भी दमखम नहीं रहा और ये चूँकि एक बड़ा ऐसा मुतालबा था जिसमें पूरी स्ट्रेंथ के साथ आप तमाम यूनियंस एसोसिएशंस इसमें शामिल होती हैं। अच्छा, वो भी ख़त्म हो गया। मियाँ साहब, इसमें ना 2-3 पॉइंट्स के ऊपर मैंने थोड़ी सी बात जी करें टाइम स्केल पे भी करनी है और सारे पे करें, इसका भी जवाब दे देंगे, तनख्वाहों के ऊपर वाले का भी दे दें। मैं वही उसकी तरफ आ रहा हूँ। सबसे पहले डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस की जो हम बात करते हैं ना बार बार, और इसके साथ लीव इनकैशमेंट और पेंशन की जो बात राना साहब कर रहे थे, उसके अंदर मैं थोड़ा सा इजाफा ये कर दूं कि हुकूमतों ने, हमारी हुकूमतों ने, वो वफाकी हुकूमत हो या पंजाब हुकूमत हो, इन्होंने मुलाजमीन के दरमियान खुद तफरीक पैदा कर दी कि कुछ जो प्यारे महकमे हैं उनको तो बेशुमार मुराद से नवाज दिया
उनको आप एग्जेक्टिव अलाउंस भी दे रहे हैं, उनको पेट्रोल भी फ्री दे रहे हैं, उनको बिजली भी फ्री दे रहे हैं, उनको घर भी फ्री दे रहे हैं, उनको नौकर चाकर भी फ्री दे रहे हैं, गाड़ियाँ भी दे रहे हैं, उनको यूटिलिटी अलाउंस भी दे रहे हैं, उन्हें हाउस सीलिंग भी दे रहे हैं हज़ारों रुपया। उनको तो आपने आम मुलाजमीन से निकाल के प्यारों में शामिल कर दिया, और वो चंद महकमे हैं जो 3 लाख मुलाजमीन बनते हैं, उनको इतनी मराहत है कि उन्हें फ़िक्र ही नहीं है कि उनकी पेंशन बंद होती है, लीव इनकैशमेंट, उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है। आम मुलाजम जो था, जो बाकी पीछे 9 लाख मुलाजम रह जाता है, उनको निकाल के, असल मसला तो उसका है जो अपने स्केल के मुताबिक थोड़ी थोड़ी तनख्वाह लेता है। अब अगर आप हमारा स्कूल एजुकेशन का एक क्लास 4 के मुलाजम की तनख्वाह देखें ना, अगर फॉर एग्जांपल वो 30,000 तनख्वाह महाना लेता है, तो उसके मुकाबले में वही स्केल 1 का जो क्लास 4 का मुलाजम है सेक्रेटरीट का, उसकी तनख्वाह उससे डबल होगी। असल में वो ज्यादा सुपीरियर जगह है ना, 90,000 नहीं। इसमें देखें जो हमारे नेशनल पे स्केल्स होते हैं ना, आपका आइन इस बात को, पाकिस्तान का आइन तहफ़्फ़ुज़ देता है कि तमाम मुलाजमीन को एक जैसी मराहत मिलनी है स्केल के मुताबिक। तो जिसका जो स्केल है, अगर स्केल 1 का मुलाजम वहाँ 90,000 रुपया ले सकता है और ड्यूटी आवर्स उसके भी उतने हैं, और जो स्कूल एजुकेशन का मुलाजम है, जो आम दफ्तर का मुलाजम है, तो वो उतने पैसे क्यों नहीं ले सकता? ड्यूटी आवर्स तो उतने हैं, काम शायद स्कूलों में और उससे ज़्यादा है। और इसी तरह डिस्पैरिटी का तो मसला ये है कि प्यारों को नवाजा गया, हम कहते हैं कि या उनको भी नीचे लाएं। आप क्यों नहीं प्यारे? हम कहते हैं आप भी कि तो प्यारे बने नहीं, हम नहीं, असातिज़ा और हेल्थ और ये हम कभी भी नहीं हुकूमतों के प्यारे होते, क्योंकि हम कमा के कुछ नहीं दे रहे होते। हम जो कौम की तरबियत करते हैं ना, उसको हुकूमतें ये नहीं समझती कि ये कमा नहीं, तो सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन कौन सा कमा के वो देते हैं? बेशुमार महकमे हैं जो कमाई करके देते हैं। तो इसी तरह से जब आप बात करते हैं फिर लीव इनकैशमेंट और पेंशन की, तो हम आम मुलाजमीन के पास वही एक सहारा था रिटायरमेंट के बाद, वो भी आपने छीन लिया। तो आम मुलाजमीन ने कहाँ जाना है? और दूसरी बात, टाइम स्केल पे आ जाएं अगर, तो टाइम स्केल के अंदर जो मामला था ना, वो बेसिकली ये होता है कि एक जो आम मुलाजमीन है उनको एक सहूलत दे दी आपके सिंध ने, बलूचिस्तान ने, केपी ने, गिलगित ने, वफाकी हुकूमत ने, और इसी तरह से आपके कश्मीर ने, कि उनको सहूलत दे दी कि अगर आपकी रेगुलर प्रमोशन एक स्टेप नहीं हो रही आगे, तो आपको टाइम स्केल एक स्केल आप पर्सनल स्केल की सूरत में मिल जाएगा। जब आपकी रेगुलर प्रमोशन होगी तो फिर आपको रेगुलर की मराहत मिल जाएंगी, वरना फाइनेंशियल बेनिफिट मिलते रहेंगे। तो पंजाब के अंदर तो वो भी नहीं मिल रहा, सारे सूबों में मिल रहा है। और ये जो डिस्पैरिटी का मामला है सबसे ज़्यादा पंजाब के अंदर है, बाकी सूबों में देखेंगे इतनी डिस्पैरिटी नहीं है तनख्वाहों में। पंजाब के अंदर ही टाइम स्केल का मसला है, पंजाब के अंदर ही बरात का मसला है। लीव इनकैशमेंट विड्रा होती है तो सिर्फ पंजाब के मुलाजमीन की होती है। पेंशन के अंदर मराद के अंदर अगर टक लगाया जाता है तो वजह क्या है? वजह भी तो साथ बताए ना, पंजाब के मुलाजमीन के साथ इम्तियाजी उसकी हुकूमत आर्गूमेंट ये देती है कि जी यहाँ मुलाजमीन बहुत ज़्यादा हैं, तो अगर मुलाजमीन ज़्यादा हैं तो रेवेन्यू भी तो उतना ज़्यादा है, बाकी मामला टैक्स और सारी कलेक्शन भी तो उतनी ज़्यादा है। अब आपके तीसरी बात की तरफ आ जाते हैं, जो आपने कहा कि तनख्वाहों में इजाफा, तो आप अभी महंगाई और उसकी बात कर रहे थे, तो अब हमारा जो अगर आप स्केल 16-17 का कन्वेंस अलाउंस पूछेंगे महीने का, तो वो 5,000 रुपया में गवर्नमेंट देती है, जो 1995 से फ्रीज है, 2005 से फ्रीज है। 5,000 रुपया महीने का है, 5,000 रुपया महीने का मिलता है कन्वेंस अलाउंस। जो आप प्यारे महकमों को पेट्रोल मिलता है मुफ्त सारे महीने के लिए, और एक आम मुलाजम को 5,000 रुपया स्केल 16-17 वाले तनख्वाह में इजाफा होता है, तो कन्वेंस अलाउंस में भी इजाफा होता है। 2005 की सतह पे फ्रीज है, वो जो 5 की सतह पे थी उस पे फ्रीज है, और आज तक उसमें इजाफा नहीं हुआ, 20 साल हो गए। अब देखेंगे उस वक्त पेट्रोल की कीमत क्या थी और अब पेट्रोल की कीमत क्या है। इसी तरह हाउस रेंट की मद के अंदर हमें शायद 2700-2800 रुपया मिलता है, और अगर आप स्केल 14 और स्केल 1 वालों की बात करेंगे तो वो 2-3 हज़ार रुपया, इससे भी कम है, और वो मिलता है। हाउस, मुझे आप बताएं कि अगर आप हाउस यानी घर किराए पर लेना, जैसे आप तो 3,000 में आ जाता है। मैं बताता हूँ ना, तो जो कारपोरेशन का अगर वाशरूम इस्तेमाल करो तो वही नहीं, मैं वही बताने लगा हूँ कि जो प्यारे महकमों के अफसरान हैं, उनको आप देखें कि उन्हें कितने कितने एकड़ के कितने कितने कनाल के घर दे दिए जाते हैं हाउस रेंट की मद में। अब जियोआर में चले जाए, कितने जियोआर में चले जाए, तो हमारे लिए वो 2,500-3,000 रुपया कन्वेंस अलाउंस की मद में है। इसी तरह मेडिकल अलाउंस आप देख लें, तो हमारा मेडिकल अलाउंस है 2,000-3,000 महाना, तो आप देखें कि उसमें कितनी बीमारी की दवाई आ सकती है। तो उनके लाखों के बिल भी होते हैं सहूलियात के अलावा, जो मेडिकल की मद में वो लेते हैं। तो अब बजट आ रहा है, तो हमने तमाम तंजीमों का ये फैसला कर लिया गया है कि इंशाल्लाह अब जो है हम लाहौर के अंदर सबसे पहले जो है वो एहतजाज शुरू करने लगे हैं, और सिविल सेक्रेटरीट के अंदर इसी जुमेरात को इंशाल्लाह टोकन के तौर पर एहतजाज होगा, और उसके बाद जो है वो ये तहरीक पूरे पंजाब में भी फैलेगी, और फिर बजट से पहले लाहौर भी लोग आएंगे, और इंशाल्लाह जो आप बात कर रहे हैं तादाद की, वो तादाद भी निकलेगी और वो लोग भी आएंगे इंशाल्लाह।
और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत वक्त उससे पहले पहले ही बात सुन लेगी और बजट में भी जो मराहत हैं इन सारे आम मुलाजमीन के लिए, मैं कहता हूँ प्यारों को छोड़ दें या ऐसा करें कि प्यारों की मराहत वापस लेके हमारे बराबर ले आएं। ये भी हो सकता है ना मियां साहब, हो जाए रहमान बाजवा साहब नहीं तो उनको भी ले आए आप ही देते हैं, तो कोई इख्तलाफात हैं आपके, जरा दोनों में से एक बंदा बता दें। मैं समझता हूँ कि हमारे कोई इख्तलाफात नहीं है। हमारा नुक्ता नज़र यही है कि बाजवा साहब आपने निगरान दौर में भी कमेटी बनवाई, उसके बाद पिछले साल आपने इस्लामाबाद भी कमेटी बनवाई और अब भी कमेटी बनवा दी, लेकिन जब एहतजाज से रास्ता नहीं निकलता तो फिर हमें रास्ता अपनाना पड़ता है पॉलिटिकल लोगों से, क्योंकि आफ्टर ऑल ये कैबिनेट में मामला जाना है कि जब भी कोई सिफारिशात आएंगी किसी तरफ से भी, ब्यूरोक्रेसी की तरफ से आए या किसी और तरफ से आए, तो ये कैबिनेट में जाएंगी और कैबिनेट में जब लोग हमारी बात सुन के और वहाँ पर हमारी बात पे अमल करवाएंगे तो हम समझते हैं कि वो रास्ता जो है जिसके ऊपर हम चल रहे थे वो रास्ता जो बेहतर था। लेकिन अब चूंकि बाजवा साहब माशाल्लाह पंजाब नहीं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि धरने में तो आप उनके साथ शामिल नहीं थे, लेकिन हमारी हमदर्दियां उस मीटिंग में आप उनके साथ शामिल थे, ये क्या वो वजह इसलिए कि उसी कमेटी को हमारी भी पहले जो सिफारिशात थी पॉलिटिकल लोगों की तरफ से जा चुकी थी। मियां साहब जो बातें हमने मंशाल्लाह भट्ट साहब से की या मलक अहमद साहब से की, वो सारी चीज़ें चीफ सेक्रेटरी साहब के पास पहले ही पहुंची हुई थी। तो जब ये कमेटी बनी तो उन्होंने अगीगा पाकिस्तान और अगीगा पंजाब के लोगों को भी तीन दोनों तरफ से लोगों को बुलाया और उसमें हमने अपना पूरा मौक़िफ़ जो पेश किया, जिसकी ब्रीफिंग हमारे पास है, जिसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट हमारे पास है कि इतने अरब रुपया जो है ना मुलाजमीन के जो मुतालबात हैं इसको करने चाहिए, पूरे करने के लिए गवर्नमेंट को बजट देना पड़ेगा। उसके बाद ये है कि हमने हत्तुल इम्कान कोशिश की है कि ये मुलाजमीन में तफरीक पैदा ना हो, लेकिन पंजाब के मुलाजमीन बड़े मेहमान नवाज हैं। उन्होंने कहा कि बाजवा साहब इस्लामाबाद से आए हैं, हम इनके मेहमान नवाजी करें, इनकी आओ भगत करें, और लोगों ने भरपूर उनको रिस्पांस दिया है। लेकिन उस रिस्पांस का क्या फ़ायदा कि जब फिर हम कमेटी की तरफ चले गए, फिर या तो उसी बात पे कायम रहते ना कि जी मैं लीव इन कैशमेंट, पेंशन, ग्रेजुएटी और डिस्पैरिटी। उस वक्त कोई रिटर्न कमेटी नहीं बनी थी। तो मियां साहब ये इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कमेटी बनी है ये सिर्फ 10 दिन के धरने की वजह से बनी है। नहीं, आपके धरनों में एहतजाज तो मियां साहब उस कमेटी बनी। अच्छा, मियां साहब उस कमेटी का क्या फायदा जो निगरान में भी बनी, एक एविडेंस डॉक्यूमेंट सामने आ गया है और अगर उसके ऊपर हुकूमत मुकरेगी तो फिर आपका एक भरपूर स्टांस होगा कि दोबारा मियां साहब जो पहली 2 कमेटियां बनी हुई उनके भी डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। अच्छा, निगरान दौर में कमेटी बनी तो उसका भी डॉक्यूमेंट्स मौजूद है। यहाँ पर कहेंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। इसका फिर मतलब ये है कि पहले जो धरने होते थे तो शोर डाल जाता था, ब्यूरोक्रेसी को आपके साथ मिलना पड़ता था। अब तो जब मैं सेक्रेटेरिएट की बीट करता रहा हूँ तो मैंने बड़ा कवर किया है, तो लेकिन अब तो आपके धरने इतने बड़े होते हैं, टस से मस कोई नहीं होता। वजह क्या है? उसकी वजह है कि मैं ये समझता हूँ कि अब गवर्नमेंट जो है वो एहतजाज का नोटिस नहीं लेती। मैंने आपको डॉक्टर के मिसाल दी ना कि डॉक्टर का 24 दिन रहा, इससे पहले पॉलिटिकल जमातों के बहुत बड़े बड़े धरने हुए हैं, लेकिन उनका रिजल्ट क्या निकला? नुकसान, जानी नुकसान हुआ, माली नुकसान हुआ। सियासी जमातें और आपका मामला और है। नहीं, हम तो मुलाजम है ना, हम तो फिर भी आफ्टर ऑल मुलाजम है ना, वो तो सियासत है ना। हाँ जी, आप तो अपने जेन्युइन डिमांड्स के लिए जाते हैं। मियां साहब हमने अपने एक दायराकार में रह के एहतजाज करना है ना। अब देखें, बाजवा साहब ने एहतजाज की कॉल दी, उन्होंने कहा जी इम्तिहानी बाईकाट करेंगे, तालीमी बाईकाट करेंगे, कलम छोड़ हड़ताल करेंगे। कहाँ गया वो कहाँ गया कि जो उनके अपने ओहदेदार हैं वो खुद तो इम्तिहान ले रहे हैं, जो ओहदेदार किसी कॉलेज या स्कूल में बैठा हुआ है वहां पर वो बाईकाट नहीं करवा सका। तो फिर इस तरह की जब आप नारे लगाएंगे तो आपके मुतालबात में असल मेरा जो आपका मुद्दा है आज का, ये टीचर्स की प्रमोशन, वो भी शामिल होता है? जी बिल्कुल, वो भी होता है, वो तो शामिल है। दस्तर साहब, एक 25-30 हज़ार का जो मुलाजम है, 40-50 का, समझते हैं कि वो अपना घर चला सकता है? नहीं सर, मौजूदा जो हालात नज़र आ रहे हैं उसमें तो बिल्कुल नहीं हो सकता। हैंड टू माउथ जो है मुलाजमीन हो गए, 25-30 हज़ार की बात कर रहे हैं, यहाँ 1.5-2 लाख वाला जो है मौजूदा जो माशी हालात चल रहे हैं उसमें नहीं गुजारा कर सकता। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग बेचारे देखे हैं जिनको हार्ट अटैक हो रहे हैं, घर के अखराजात पूरे नहीं कर सकते। फिर आप ये देखें ना, हुकूमत की पॉलिसी क्या है कि जो मराद दे रही हैं वो लेके वापस हो रही है। अब आप असाजा का टाइम स्केल देखें, आपको लगता है कि इस दौरे हुकूमत में मराद छीनी जा रही है सरकारी मुलाजिम? बिल्कुल दी जा रही है। इसकी एग्जाम्पल अभी प्रीवियस गवर्नमेंट में टाइम स्केल दिया गया
वो विड्रा कर लिया गया। अब एक ठंडी हवा का झोंका असातिज़ा कराम के लिए मिला था, लेकिन उन्होंने जनाब देखा कि जनाब ये इसमें ख़र्चा ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि पंजाब के मुलाजमीन जो हैं वो बाकी सूबों के निस्बत ज़्यादा उनकी स्ट्रेंथ है, तो उन्होंने विड्रा कर ली। मुझे काशिफ साहब ये भी पता लगा कि लीव इनकैशमेंट या दूसरी जो लीव्स होती हैं वो भी ख़त्म कर दी गई हैं, ऐसा है कि नहीं अभी? अच्छा, नहीं, लीव खत्म नहीं की गई। जो हमारी जो असल में आपको दो तरह की बेनिफिट मिलता था, जो एक ये लीव होती है हमारी अन लीव, हम इनको कहते हैं। जी जी। वो अन लीव की मद में हमें वो छुट्टियां जितनी मर्जी ज्यादा हों, वो अगर अवेल नहीं करता था सरकारी मुलाजम, तो फिर उसकी मद में ये लीव इनकैशमेंट के पैसे मिलते थे, 12 महीनों की तनख्वाह मिलती थी। अब वही तो बंद किए गए हैं, उसी का जो रोना रो रहे हैं कि वो कहते हैं कि एक साल आप घर दफ्तर ना जाएं, स्कूल ना जाएं, आप घर बैठें, ठीक है, वो लीव इनकैशमेंट की मद में हमने आपको पैसे नहीं देने, वो एक साल की तनख्वाह देते रहेंगे, लेकिन जो उसका एक रिटायरमेंट के बाद आपको लमसम पैसे मिलते थे थोड़े से, वो नहीं देने। इसके अंदर मैं एक दो चीज़ें असातिज़ा के मसाइल और ऐड करना चाहूँगा आपकी बात में। जी जी। एक तो हमारा सर्विस रूल्स का बड़ा दरीना मुतालबा है। हमारे असातिज़ा कराम जो सन 2000 से लेकर 2018 तक भर्ती हुए, उनके जो मसला था कि बहुत सारे नए सब्जेक्ट्स को शामिल कर दिया गया, वो लोग उस वक्त परमानेंट भी हो गए। अब उनके अंदर BS प्रोग्राम है, कंप्यूटर साइंस के लोग हैं, PhD जो कंप्यूटर साइंस में हैं, जो मास्टर डिग्री हैं, मैथ के हैं, फिजिकल के हैं या दीगर सब्जेक्ट के हैं, और जिन्होंने BS प्रोग्राम 4 साल किया हुआ है, तो उनके सर्विस रूल्स की वजह से उनकी प्रमोशन में भी रुकावट पड़ी हुई है कि सर्विस रूल्स के अंदर वो छोटी छोटी अमेंडमेंट्स हैं, वो उनको महकमा नहीं कर रहा। 2014 में सर्विस रूल्स बने थे और अब आप देख लें कि उसको 12 साल हो गए, और उसके बाद कितने लोग भर्ती हुए, कितने लोग बगैर प्रमोशन के बैठे हैं। वो सर्विस रूल्स के अंदर हमारा मुतालबा है कि फौरी तौर पर तब्दीली की जाए। और इसी तरह सर्विस रूल्स के साथ साथ बहुत सारे इजला के अंदर हमारे सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स हैं जिनको अपना परमानेंट होना था, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि वो 14,000 सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर और एईओज आज तक मुस्तकिल नहीं हो सके। हालांकि गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन स्कीम ले आई है, पेंशन के ऊपर बोझ भी नहीं है, उनका 3 अरब रुपया सालाना है, राना साहब मेरा ख्याल 3 अरब रुपया सालाना बच रहा है परमानेंट होने की वजह से। अब उनको थोड़ी सी सहूलत के लिए ये फैसला हुआ कि उनको 2-2 साल की चलो एक्सटेंशन दी जाए, इस दौरान मामला चलाते रहेंगे और उनका कोई इंशाल्लाह उम्मीद है कि कोई अच्छा हल निकलवाने की तरफ जाएंगे। तो बहुत सारे हमारे ज़िली अफसरान हैं, आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि जब आपको ये हिदायत मिल चुकी हैं कि आप इनको 2 साल की एक्सटेंशन दे दें, तो आपकी मेहरबानी है कि आप जुल्म ना करें असातिज़ा कराम के ऊपर, उन्हें 2 साल की एक्सटेंशन दें। और केस लटका के रखे हुए हैं और बिला वजह उनकी तनख्वाहें बंद होती हैं 2-2 महीने, और उसको किसी तरफ लगाएं। और अरबाब इख्तियार से मेरी गुजारिश है कि क्योंकि अब उनकी मुस्तकिली आपके पेंशन के ऊपर बोझ नहीं है, तो उनको मुस्तकिल भी करें। और इसके साथ साथ जो है हमारी जो है वो लैब्स, कंप्यूटर लैब्स हैं, वो अपग्रेड होने वाली हैं। 2009 में शहबाज शरीफ साहब के दौर में बनी थी, उसके बाद अपग्रेड नहीं हुई। हमारी साइंस लैब्स अपग्रेड होने वाली हैं। तो हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ और ये 3 चीज़ों को जो है वो स्कूलों की तरफ तवज्जो दे और इनको फौरी तौर पर अपग्रेड करें। और इसके साथ साथ जो असातिज़ा को आप ये समझें कि असातिज़ा आपके VIPs हैं, VVIPs हैं, और असातिज़ा को जब तक आप इज़्ज़त नहीं देंगे आपका माशरा तरक्की नहीं करेगा। आप जितना उनको करेंगे उतना वो आप ख़राबी की तरफ जाएंगे, जितना आप उनको प्रेस करेंगे। और आखिर में एक अच्छे काम के ऊपर मैं मिनिस्टर साहब का शुक्रिया भी अदा करूंगा कि उन्होंने हमारा पिछले कई सालों से मुतालबा था, पिछले दौरे हुकूमत में भी, उस वक्त भी सर्वे करवाया गया पिछले दौरे हुकूमत में, तो 80% वालदैन और असातिज़ा की तरफ से सर्वे आया कि हमें उर्दू मीडियम की किताबें फ़राहम की जाएँ। तो इस दफ़ा भी पिछले साल सर्वे करवाया गया स्कूल एजुकेशन की तरफ से मिनिस्टर राना सिकंदर याद साहब की हिदायत पर, और फिर 80% लोगों का ये मौक़िफ़ आया कि हमें उर्दू मीडियम की किताबें मुहैया की जाएँ। तो पहला एक अच्छा स्टेप जो राना सिकंदर याद साहब की वजह से हुआ वो ये है कि इस दफ़ा 9th और 10th की तमाम किताबें इंग्लिश मीडियम के साथ साथ उर्दू मीडियम में भी दस्तयाब हुई हैं और फ्री टेक्स्ट बुक के तौर पे वो स्कूलों में तकसीम हो रही हैं। ये एक अच्छा कदम है। अब इससे अगला जो कदम रह गया है 6ठी, 7वीं, 8वीं की किताबें जो सिर्फ इंग्लिश मीडियम में आती हैं और वो हर साल ज़ाया होती हैं, बच्चे वो फेंक के बाज़ार से उर्दू मीडियम की किताबें ख़रीदते हैं। तो उनसे मेरी गुजारिश है कि जहाँ ये 9th-10th के लिए अच्छा काम हुआ, वहाँ 6ठी, 7वीं, 8वीं के बच्चों के लिए भी ये अच्छा काम करें और पैसा बचाएं हुकूमत का भी, ताकि बच्चों को बाज़ार से दोबारा किताबें ना ख़रीदनी पड़े और अगले तालीमी साल के लिए जो है वो उर्दू मीडियम की किताबें 6ठी, 7वीं, 8वीं में भी छापें। अच्छा मियां साहब, अभी काशिफ साहब ने कहा कि मिनिस्टर साहब ने बड़ा अच्छा काम किया।
लेकिन बदकिस्मती ये है कि जहाँ पर ये अच्छे काम करते हैं कहीं ना कहीं से इनके कोई कोताही भी इनके खाते में आ जाती है। ठीक। मसलन इस दफ़ा जो किताबों की तकसीम है वो 100% नहीं है। तीसरी तक आप 100% किताबें दे रहे हैं, आगे आप 70% दे रहे हैं, कहीं आप 60% दे रहे हैं। अब जो बच्चे 40% या 30% बच जाएंगे वो किताबें कहाँ से लेंगे? क्योंकि पुरानी किताबें जो हैं वो इस काबिल नहीं होती कि वो 2 साल तक चल पड़े, क्योंकि उनका जो कागज़ होता है वो इंतहाई गैर मेयारी होता है कि बच्चा अगर 1 साल पढ़ने के बाद वो किताब दूसरे साल किसी बच्चे को देनी पड़ जाए तो वो इस काबिल नहीं रहती। तो लिहाजा वज़ीर तालीम से और मोहतरमा CM पंजाब से ये मुतालबा है कि जब आपने ये नारा लगाया है कि हमने किताबें फ्री देनी है तो फिर 100% किताबें फ्री दी जाएँ। और इसके साथ साथ क्योंकि स्टेशनरी के जो अखराजात हैं वो भी हमारे पेरेंट्स नहीं उठा पा रहे, गरीब वालिदैन जो है, उन्हें कापियाँ और पेंसिलें वगैरह भी फ्री दी जाएँ। उसके साथ साथ स्कूलों को जो NSB बजट दिया जाता है जिसमें हम बुनियादी सहूलियात जो हैं वो पूरी करते हैं, उसमें बिजली का बिल जो है वो गवर्नमेंट को अपने ज़िम्मे लेना चाहिए। इस तरह यूटिलिटी बिल जितने हैं वो सारे गवर्नमेंट को अपने ज़िम्मे लेने चाहिए। और स्कूलों की रेनोवेशन के लिए फ़ी क्लासरूम 10,000 रुपया सालाना देना चाहिए। अभी काशिफ साहब ने लीव इनकैशमेंट की बात की, तो जो अंग्रेज़ था जब यहाँ पर वो बरसर इक़्तिदार थे तो वो समझते थे कि मुलाजम अगर 1 साल पूरा जॉब करता है तो उसको 1 महीने के लिए किसी हिल स्टेशन या किसी और तरफ उसको जाना चाहिए ताकि उसके ऊपर जो काम का बोझ है, जो उसके अंदर सुस्ती पैदा हुई है, वो ख़त्म हो और वो उसको उसके बदले तनख्वाह देते थे। ये वही लीव इनकैशमेंट है कि जब अंग्रेज़ अपने मुलाजमों का ख्याल करता था तो हम उसी से आज़ाद हुए हैं। आप उसी रूटीन को जो चल रही थी जिसको मियाँ शहबाज शरीफ ने, नवाज शरीफ ने भी चलाया, तो क्यों मोहतरमा ने और निगरान दौर में हाँ जी मुदस्सर साहब एंड पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मुलाजमीन का एक बहुत दरीना मसला है। पेंशन जो है उसके कवानीन में जो है ना तरमीम की गई है। मैं समझता हूँ कि ये एक जब मुआहदा गवर्नमेंट कर लेती है तो उस मुआहदे को जो है उसके ऊपर पूरा भी उतरना चाहिए। जब आपने एक मुराद दे दी और प्रॉमिस किया है, आपने लिखवा लिया है एग्रीमेंट में, तो उससे जो है रोल बैक नहीं करना चाहिए। तो इसमें ये बहुत बड़ा मसला है, पूरे पंजाब का मसला है, बल्कि दीगर सूबों में भी ये जो है ना आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं मसाइल। ठीक है काशिफ साहब, ख़त्म होने वाला प्रोग्राम क्या मैसेज? बिल्कुल मैं राना साहब की बात को बढ़ाते हुए ये कहूँगा कि हुकूमत को सोचना चाहिए, मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब को और राना सिकंदर हयात साहब से मैं इस प्रोग्राम के तवस्सुत से गुजारिश करूँगा कि किताबों के मामले में जहाँ आपने ये अच्छा कदम किया कि उर्दू मीडियम की किताबों का आगाज़ कर दिया, उससे किताबें बच्चों तक पहुँचेंगी, उन्हें बाज़ार से नहीं ख़रीदनी पड़ेंगी, वहाँ 6ठी 7वीं 8वीं में भी करें। और उसके साथ साथ जो है वो पहली से लेकर 10वीं तक जो फ्री किताबें हैं वो 100% बच्चों को दें ताकि जो है वो बच्चे उससे मुकम्मल तौर पर मुस्तफ़ीद हो सकें। शहजाद साहब बहुत शुक्रिया, राना लियाकत साहब बहुत शुक्रिया, मुदस्सर साहब, सैयद मुदस्सर सैन साहब बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, न्यूज़ नाइट प्रोग्राम इन साथीज़ा के लिए मौजूद है, हाज़िर हैं हम, और अक्सर औक़ात इनके मसाइल प्रमोशन के हो या दीगर डिमांड हो, हम इसको हाईलाइट करते रहते हैं क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि इनके मसाइल आला हकाम के सामने रखें, हल उन्होंने करने हैं, लेकिन हमारा प्लेटफॉर्म इनके लिए हाज़िर है हमेशा के लिए। कोई भी डिपार्टमेंट हो, साज़ा हों, डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, कोई भी क्लर्क हों, हम जो है वो अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए उनके मसाइल हाईलाइट करते रहते हैं। नाज़रीन, इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह पीर के रोज़ से दोबारा हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।